आई वॉज वंडरिंग कि दिल्ली का क्या होगा अगर उनके जो चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल उन्हें जेल हो जाती है। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, ऐसा सच में हो सकता है, क्योंकि जो अरविंद केजरीवाल है उन्होंने ईडी का जो समन है उसे इग्नोर कर दिया है और वो जा रहे हैं 10 दिन के विपासना पर। और ऐसा उन्होंने एक बार नहीं किया है बल्कि 3 बार वो ईडी का जो समन है उसे इग्नोर कर चुके हैं और इसीलिए उनके अरेस्ट होने की जो पॉसिबिलिटीज हैं वो बढ़ती जा रही हैं। अगर हम अरविंद केजरीवाल की बात करें तो वो नेशनल कन्वीनर हैं ऑफ द आम आदमी पार्टी और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, जो कि इन्वॉल्व थे इन दी दिल्ली एक्साइज पॉलिसी स्कैम। और इसी वजह से जो ईडी है, जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, वो उन्हें समन कर रही है फॉर इन्वेस्टिगेशन इन दिस मैटर। लेकिन केजरीवाल इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को 2 रीजंस की वजह से इग्नोर कर रहे हैं। पहला आर्ग्यूमेंट जो उनकी पार्टी दे रही है वो ये है कि ये जो समन्स है ये वेग और मोटिवेटेड है, जिसके अंदर कोई भी क्लैरिटी नहीं है कि उन्हें कैसे बुलाया जा रहा है एज अ विटनेस और एज अ सस्पेक्ट। तो जो भी समन है उसके अंदर ये क्लैरिटी नहीं है कि उन्हें किस कैपेसिटी में बुलाया जा रहा है और क्वेश्चंस रेज किए गए हैं अबाउट इट्स लीगल वैलिडिटी। इसके अलावा वो कंसर्न्स रेज कर रहे हैं अबाउट इट बीइंग अ फिशिंग एक्सपीडिशन। बीजेपी का मकसद कोई पूछताछ करना थोड़ी है, इनका मकसद है पूछताछ के बहाने केजरीवाल को बुला लो और उसे गिरफ्तार कर लो ताकि मैं लोकसभा चुनाव में प्रचार ना कर पाऊँ। दूसरा रीज़न जो आम आदमी पार्टी जो है क्लेम कर रही है वो ये है कि ये जो समन्स है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, क्योंकि इस टाइम पर जब जनरल इलेक्शंस आने वाले हैं 2024 के जनरल इलेक्शंस की सभी पार्टीज तैयारी कर रही हैं, केजरीवाल जो है कैंपेनिंग के अंदर बिजी हैं, उस टाइम पर इस तरीके के समन्स जो हैं भेजे जा रहे हैं। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि उनकी जो इमेज है वो ख़राब की जा सके और जो ऑपोजिशन है उसे वीक किया जा सके अगेंस्ट द रूलिंग बीजेपी। इस पूरे मैटर में काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉलिटिशियंस टू बिजनेसमैन। तो सीबीआई ने जो एफआईआर रजिस्टर की थी ऑन अगस्त 2020 थी, उसके अकॉर्डिंग मनीष सिसोदिया के अलावा 14 और लोग इन्वॉल्व हैं, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, बिजनेसमैन एंड अलिस्ड मिडलमैन। Kejriwal's party colleagues Manish Sisodia and Sanjay Singh are already in judicial custody in connection with the same case. In fact, he is not the only one. Like Kejriwal, Hemant Soren also skipped all 7 summons. So आज के हमारे वीडियो में हम इस लिकर एक्साइज पॉलिसी के बारे में समझेंगे कि ये क्या थी और क्या सच में अरविंद केजरीवाल को जेल हो सकती है फॉर इग्नोरिंग ईडी समन्स। अगर हम इस एक्साइज पॉलिसी की बात करें तो इसे बनाया गया था ऑन द बेसिस ऑफ एन एक्सपर्ट कमिटी रिपोर्ट। इसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा था, जो दिल्ली गवर्नमेंट थी वो अपना रोल जो है एग्जिट कर रही थी फ्रॉम द रिटेल लिकर बिजनेस इन द नेशनल कैपिटल। और इस न्यू पॉलिसी के अकॉर्डिंग 849 न्यू लिकर स्टोर्स जो है वो दिल्ली के अंदर खुलने वाले थे अक्रॉस 32 जोन्स। और ये जो सारे जोन्स थे 8 से 10 वार्ड्स के बीच में बांटा गया था, जिसके अंदर 27 लिकर आउटलेट्स होते। तो ये जो दिल्ली एक्साइज पॉलिसी थी ये क्या कर रही थी, ये अलाउ कर रही थी लिकर स्टोर्स को कि वो ओपन किए जा सकते हैं इन मॉल्स, कॉमर्शियल एरियाज एंड लोकल शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस विच वाज सब्जेक्ट टू रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो इस तरीके से जो गवर्नमेंट का रोल था वो कम हो रहा था और जो लिकर स्टोर्स थे वो मॉल्स में, कॉमर्शियल एरियाज में खुल रहे थे। अब ये जो एक्साइज पॉलिसी थी इसे 17 नवंबर 2021 को इम्प्लीमेंट किया गया था। उस टाइम पर अनिल बैजल जो थे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। जब इस पॉलिसी से रिलेटेड कुछ इश्यूज सामने आए तो उस टाइम पर जो दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे मनीष सिसोदिया, उन्होंने अलेज किया कि बैजल जो थे उन्होंने अपना स्टैंस जो है वो 2 दिन पहले चेंज कर लिया था। यानी 17 नवंबर को ये इम्प्लीमेंट होने वाली थी और 15 नवंबर को जो बैजल थे, जो एलजी थे उस टाइम पर, उन्होंने इस इम्प्लीमेंटेशन के रिगार्ड में अपना जो स्टैंस है, अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो चेंज कर लिया था। सिसोदिया का कहना है कि जो एलजी हैं उन्होंने कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं रेज किया था टू द प्रपोजल ऑफ ओपनिंग लिकर वेंट्स इन द अनऑथराइज्ड एरियाज। लेकिन बाद में जो एलजी हैं उन्होंने कंडीशन लगा दी थी फॉर द वेंट्स कि उन्हें परमिशन लेनी पड़ेगी फ्रॉम द दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, कि अगर वो इस तरीके से अपना जो लिकर स्टोर्स हैं, ये जो वेंट्स हैं, उन्हें खोलना चाहते हैं तो उन्हें इन सभी अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया गया था इन नवंबर 2021 और ये क्या कर रही थी, जो एग्जिस्टिंग सिस्टम था उसे रिप्लेस कर रही थी विच वॉज डोमिनेटेड बाय गवर्नमेंट ओन्ड रिटेल आउटलेट्स। तो इस पॉलिसी के अंदर क्या किया जा रहा था, अलाउ किया जा रहा था प्राइवेट कंपनीज को कि वो लाइसेंस लेकर ऑपरेट कर सकते हैं लिकर स्टोर्स को विद द एम ऑफ बूस्टिंग रेवेन्यू एंड इम्प्रूविंग कस्टमर एक्सपीरियंस। लेकिन जैसे ही पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई इसके बाद ही कुछ कंसर्न सामने आई
और वो कंसर्न थी रिलेटेड टू फेवरेटिज्म। तो जब लाइसेंसेस मिल रहे थे उस टाइम पर देखा गया कि कुछ कंपनीज जो हैं उनके साथ फेवरेटिज्म हो रहा है इन ग्रांटिंग लाइसेंस। इसके अलावा जो टेंडर कंडीशंस थी उसके अंदर भी काफ़ी सारे मैनिपुलेशंस जो हैं देखने को मिले एंड देयर वाज एक्सॉर्बिटेंट प्रॉफिट मार्जिन्स जो कि रिटेलर्स को मिल रहा था। और ये सब कुछ सामने आया जुलाई 2022 में इन अ रिपोर्ट बाय द दिल्ली चीफ सेक्रेटरीट, जहां पर फ्लैग किया गया था पोटेंशियल वायलेशंस एंड फाइनेंशियल लॉसेस को ड्यू टू दिस पॉलिसी। और इसी के बाद काफ़ी सारी इन्वेस्टिगेशंस चालू हुई बाय द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी CBI और ED विच इज़ द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो इस रिपोर्ट के बाद ये जो पॉलिसी थी इसे स्क्रैप कर दिया गया था इन सितंबर 2022 और इसी के बाद से ये जो इन्वेस्टिगेशंस हैं वो चालू हुई थी बाय CBI एंड ED। जो आम आदमी पार्टी है उनका कहना है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है, ये सारी जो इन्वेस्टिगेशंस है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और जो BJP है वो उन्हें टारगेट कर रही है, उनकी गवर्नमेंट को टारगेट कर रही है। अगर हम करंट स्टेटस की बात करें तो ये जो इन्वेस्टिगेशन है वो अभी भी चल रही है। ED जो है वो काफ़ी सारे इंडिविजुअल्स को समन कर रही है जिसमें से एक थे केजरीवाल, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया है टू अपीयर बिफोर द ED और इसके लिए उन्होंने साइट किए हैं लीगल एंड प्रोसीजरल कंसर्न्स और इसी वजह से अब जो सुप्रीम कोर्ट है वो करंटली हियर कर रहा है आर्ग्यूमेंट रिलेटेड टू दिस केस। सो ये तो बात हो गई दिल्ली एक्साइज पॉलिसी की कि ये पॉलिसी क्या थी, इसका एम क्या था और क्या क्या इसके अंदर प्रॉब्लम सामने आई। अब अगर हम करंट प्रॉब्लम की बात करें कि जो अरविंद केजरीवाल हैं उन्हें जेल हो सकती है या नहीं, तो उसी के बारे में हम समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें ED की कि ED कैसे समन करता है, ये पावर ED के पास कैसे आती है, तो ये जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है ये एक एजेंसी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर इन्वेस्टिगेटिंग फाइनेंशियल क्राइम्स जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग एंड फॉरेन एक्सचेंज वायलेशंस। तो इनके पास ये पावर होती है कि वो किसी भी इंडिविजुअल को समन कर सकते हैं टू अपीयर बिफोर इट, ताकि वो उससे क्वेश्चन कर सके या फिर वो उनसे डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं रिलेटेड टू एन इन्वेस्टिगेशन। अगर हम पावर की बात करें कि ये समन भेजने की जो पावर है वो उन्हें कैसे मिलती है, तो ये पावर ED को मिलती है अंडर सेक्शन 50 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो ये जो सेक्शन है ये एम्पावर करता है इस एजेंसी को कि वो किसी भी पर्सन को जो है समन कर सकते हैं जिसकी अटेंडेंस जो है नेसेसरी है फॉर दैट पर्पस। तो जो भी मैटर चल रहा है, जो भी केस चल रहा है, तो अगर ED को लगता है कि जो भी केस चल रहा है इसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के लिए इस पर्सन की अटेंडेंस ज़रूरी है, तो वो उस पर्सन को समन कर सकते हैं या फिर वो उस पर्सन से ये भी कह सकते हैं कि इस मैटर से रिलेटेड जो भी उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी एविडेंसेस हैं, वो भी वो अपने साथ लेके आएँ और अटेंड करें उस इन्वेस्टिगेशन को। तो ये पावर ED के पास है और ये उन्हें कहाँ मिल रही है? अंडर सेक्शन 50 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इस प्रोविजन के अकॉर्डिंग ED का जो डायरेक्टर है उसके पास सिविल कोर्ट जैसी पावर होती है फॉर इंस्पेक्शन या फिर किसी की जो अटेंडेंस है उसे एनफोर्स करना, यानी किसी पर्सन को जो है बोलना कि यहाँ आके इन्वेस्टिगेशन में पार्ट लो, जो हम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं उसका आंसर दो, या फिर किसी पर्सन को कंपेल करना फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स कि अगर ED को लगता है कि उस पर्सन के पास कुछ रिकॉर्ड्स हैं, कुछ एविडेंसेस हैं, तो वो उस पर्सन से उसे मांग सकते हैं, उसे कंपेल कर सकते हैं कि वो रिकॉर्ड्स, वो एविडेंसेस जो हैं वो ED को दे। तो ये जो समन ED भेजता है ये राइटिंग के अंदर होता है और ये उस पर्सन को आइदर पर्सनली दिया जाता है या फिर थ्रू अ रजिस्टर्ड पोस्ट, और इस समन के अंदर स्पेसिफिकली मेंशन होता है डेट, टाइम एंड लोकेशन जहाँ पर उस पर्सन को अपीयर होना है, आना है फॉर क्वेश्चनिंग। इसके अलावा इसके अंदर मेंशन किया जाता है कि ये जो इंक्वायरी है ये किस पर्पस के लिए हो रही है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स या फिर क्या क्या इन्फॉर्मेशन जो है वो उस पर्सन को अपने साथ लाना पड़ेगा। यानी अगर ED को लगता है कोई डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है तो समन में ही मेंशन किया जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो हमें चाहिए होंगे। इसके अलावा क्यों ये इंक्वायरी हो रही है, किस पर्पस के लिए हो रही है, ये सारी इन्फॉर्मेशन समन के अंदर मेंशन होगी। तो अब हम ये तो समझ गए कि कैसे जो ED है उसके पास पावर है कि वो किसी भी पर्सन को समन कर सकता है अगर वो पर्सन जो है ज़रूरी है उस इन्वेस्टिगेशन के लिए। अब उस पर्सन को समन किया गया है कि आप इस डेट पर, इस टाइम पर और इस जगह जो है वो आ जाइए, आपकी प्रेजेंस ज़रूरी है। तो उस पर्सन को जो है वहाँ पर जाना चाहिए, उसकी अटेंडेंस ज़रूरी है। लेकिन अगर कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं कि वो वहाँ पर नहीं जा पा रहा, या तो वो बीमार है या फिर उस डेट और टाइम पर वो कंट्री के अंदर अवेलेबल नहीं है,
तो उस केस में अगर जेन्युइन रीज़न है तो वो पर्सन क्या करेगा, ईडी से रिक्वेस्ट करेगा कि आप मुझे कोई और डेट और टाइम दे दीजिए, क्योंकि जो आपने समन में मेंशन किया है उस टाइम पर मैं अवेलेबल नहीं हूँ और मेरा जेन्युइन रीज़न है। तो अगर वो रीजनिंग जो है उस पर्सन ने ईडी को दी है, इट्स फाइन, ईडी भी सेटिस्फाइड होना चाहिए कि ये जेन्युइन रीज़न था। लेकिन अगर कोई पर्सन जो है डेलिबरेटली नहीं जा रहा, जानबूझकर जो है ईडी के समन को इग्नोर कर रहा है, जैसा कि अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, तो उस केस के अंदर उस पर्सन के ऊपर पेनल्टी इम्पोज की जा सकती है अप टू 10,000 रुपीज़। इसके अलावा आईपीसी का जो सेक्शन 174 है उसके अंदर उस पर्सन को जेल भी भेजा जा सकता है फॉर 1 मंथ, और उसके साथ साथ 500 रुपीज़ का फाइन भी इम्पोज किया जा सकता है। अब आप लोग सोचोगे कि ये जो सेक्शन 174 है आईपीसी का, ये आखिर है क्या। तो जब भी जो ईडी है वो किसी को समन करता है और वो उस समन को इग्नोर कर देता है, वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है विदाउट गिविंग एनी वैलिड रीज़न, तो उस केस में उस पर्सन पे पेनल्टी इम्पोज की जा सकती है। तो इस पूरे प्रोसेस में 2 प्रोविजंस होते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो है सेक्शन 174 जो कि ये कहता है कि जब भी कोई पब्लिक सर्वेंट जो है किसी को ऑर्डर देता है कि उस पर्सन को यहाँ पे अपनी अटेंडेंस देनी होगी, यहाँ पर आना होगा फॉर इन्वेस्टिगेशन, और वो पर्सन जो है उस ऑर्डर को इग्नोर कर रहा है, यानी पब्लिक सर्वेंट ने कहा है कि आके यहाँ पे अटेंडेंस दो, इस जगह आओ, इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करो, और वो पर्सन जो है पब्लिक सर्वेंट के इस ऑर्डर को नहीं मान रहा है, डिसओबे कर रहा है, तो उस केस में उस पर्सन को 1 महीने की जेल हो सकती है और इसके अलावा 500 रुपीज़ का फाइन भी इम्पोज किया जा सकता है। दूसरा प्रोविजन जो इसके अंदर इन्वॉल्व है वो है सेक्शन 63 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो इसके अंदर क्या कहा जाता है कि अगर कोई भी पर्सन जो है वो ईडी के सम्मन को रिफ्यूज़ कर देता है, उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता है, उसे इग्नोर कर देता है, तो उस केस में उसे 10,000 रुपये की पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो अगर हम देखें तो लीगली तो केजरीवाल को जो है जेल हो सकती है, भले ही 1 महीने की, लेकिन हो सकती है। लेकिन प्रैक्टिकली इस चीज़ को देखें तो ऐसा जो है प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि सबसे पहले तो उन्होंने ईडी के सम्मन को इग्नोर किया है। अगर ईडी चाहती है कि केजरीवाल को अरेस्ट किया जाए तो उन्हें पहले सेक्शन 174 के अंदर जाके एक FIR रजिस्टर करानी पड़ेगी। इसके बाद वो जो केस वो फाइल करेंगे उसका पूरा एक ट्रायल चलेगा, तो इसके अंदर बहुत टाइम कंज्यूमिंग काम है, इट्स नॉट दैट इजी। तो आई थिंक केजरीवाल ने बहुत ही एक अच्छा जो है अपने लिए ऑप्शन चुना है कि ईडी के सम्मन को ही इग्नोर कर दो। अब वो क्यों? अगर वो ईडी की इन्वेस्टिगेशन में जाके पार्ट लेते हैं तो उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्या पता उन क्वेश्चंस के दौरान वो कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन दे दे जो शायद उनके अगेंस्ट हो। तो अगर हम ये जो उनके लिए जेल टर्म जो इसके अंदर बताई गई है सेक्शन 174 के अंदर, अगर ये देखें तो उसके कंपैरिजन में ये बहुत कम है। प्लस सेक्शन 174 के अंदर भी उन्हें अरेस्ट करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये कब किया जाता है, जब जो पर्सन है वो रिप्लाई नहीं दे रहा है ईडी को कि क्यों वो समन के अंदर जो है नहीं आ रहा, क्यों उसको जो समन भेजा जा रहा है वो अटेंड नहीं कर रहा है इन्वेस्टिगेशन को। तो ऐसा भी नहीं है, जो केजरीवाल हैं वो हमेशा जवाब दे रहे हैं कि भाई मैं क्यों नहीं आ रहा हूँ, मेरा क्या रीज़न है। भले ही वो विपासना में जाने के लिए नहीं आ रहे, लेकिन वो रीजनिंग दे रहे हैं। तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि वो ईडी को ढंग से जवाब नहीं दे रहे। भले ही उनके जो रीज़न्स हैं वो बहुत जेन्युइन ना हो, लेकिन वो रीजनिंग कुछ ना कुछ दे रहे हैं। बल्कि दूसरी तरफ अगर हम देखें, अगर वो इन्वेस्टिगेशन में पार्ट ले लेंगे और अगर उसके अंदर कुछ भी ऐसा निकलता है जो कि उनके अगेंस्ट में होगा, तो उसके लिए जो उन्हें सज़ा मिलेगी वो कहीं ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू दिस वन। प्लस इलेक्शन से पहले शायद वो इतना रिस्क नहीं लेना चाहते कि कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन बाहर आए, तो इट इज़ बेस्ट कि वो ईडी का जो सम्मन है उसे इग्नोर कर दे, इस इन्वेस्टिगेशन का जो पूरा प्रोसेस है इसे डिले करें। सो सेक्शन 174 का जो रूट है वो काफ़ी मुश्किल है, और इस रूट को अभी तक हिस्ट्री के अंदर इस एजेंसी ने, ईडी ने कभी भी फॉलो नहीं किया है। अगर हम और लीगल रूट्स की बात करें तो और लीगल रूट्स क्या है कि जो ईडी है वो नॉन बेलेबल वारंट्स जो है वो इशू करे अगेंस्ट दैट पर्सन जो इन समन्स को जो है रिफ्यूज़ कर रहा है, इग्नोर कर रहा है। लेकिन इस केस में ये भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि केजरीवाल जो है वो रिटन रीजंस दे रहे हैं फॉर नॉन अटेंडेंस। तो इस वजह से जो ईडी है उन्हें कोर्ट को काफ़ी कन्विंस करना पड़ेगा कि वो डेलिबरेटली ईडी के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, जानबूझ के वो ऐसा कर रहे हैं। और इसके अलावा ईडी को ये भी प्रूव करना पड़ेगा दैट देयर इज़ अ प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ द पर्सन बीइंग इन्वॉल्व्ड।
सेक्शन 174 का जो पाथ है वो तो काफ़ी मुश्किल है, इतना इजी नहीं है उस पाथ के थ्रू जाके अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करवाना। और दूसरी तरफ जिस प्रोविज़न के अंदर ईडी के पास पावर है कि वो समन करते हैं, वो प्रोविज़न ये पावर नहीं देता है कि जो ईडी है वो किसी को भी अरेस्ट कर सकता है। यानी सेक्शन 50 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ईडी को ये पावर तो देता है कि वो किसी भी पर्सन को समन करते हैं, उनके पास सिविल कोर्ट की तो पावर है, लेकिन ये पावर नहीं है कि वो पर्सन जो कि उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा है, उनके समन्स को इग्नोर कर रहा है, उसे अरेस्ट कर सके। और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है जो कि पावर दे ईडी को टू अरेस्ट फॉर नॉन कोऑपरेशन। इसके अलावा कोई लिमिट भी नहीं है कि ये जो एजेंसी है वो कितने समन्स भेज सकती है बिफोर रीचिंग द कंक्लूजन कि ये जो पर्सन है ये हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा है। तो जो लॉ है वो क्लियर है कि एक जो ऑफिसर है उसे ये कन्विंस करना पड़ेगा कि वो जो पर्सन है जिसे समन किया जा रहा है उसने वो ऑफेंस कमिट किया है, मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस कमिट किया है, और उसके बाद ही जो है ईडी के पास ये पावर आती है अंडर सेक्शन 19 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो कि ये कहता है कि डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर या असिस्टेंट डायरेक्टर जो है वो उस पर्सन को अरेस्ट कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट कि उस पर्सन ने मनी लॉन्ड्रिंग की है, वो ऑफेंस कमिट किया है। लेकिन इस केस में अभी ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है इस बात को भी शो करने के लिए। तो वी कैन से कि अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करना जो है वो बहुत ही मुश्किल है जब तक ये पूरी इन्वेस्टिगेशन जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाती, ईडी के पास ये प्रूफ नहीं आ जाता कि जो अरविंद केजरीवाल है वो किसी भी तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व थे। तो आपको क्या लगता है कि जो अरविंद केजरीवाल है उनके साथ क्या होगा, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और ऐसी और भी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।